एक मित्र ने लिखा है, जब कोई बड़ी निष्ठा से अपनी साधना में होता है तो उसके अंदर और उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं जो उसके बॉडी माइंड के ढांचे से मेल नहीं खाते। जब ये बदलाव बाहरी जगत में और उसके जीवन में आते हैं तब वो काफ़ी कुछ अपने को संभाल लेता है, ये सोचकर कि बदलाव होगा तो कुछ अच्छा भी निकलेगा, पुराना जाएगा, कुछ टूटेगा फूटेगा। लेकिन परेशानी तब आती है जब ये बदलाव अंदर उसकी नींव को ही हिलाने लगते हैं, तो उनसे सामंजस्य बिठाने में वो अपने आप को अक्षम पाता है। उसको लगता है कि वो कहीं खो गया है। और यदि आप अपनी समझ और मान्यताओं के हिसाब से अच्छे इंसान हैं और तब बदलाव आते हैं, तब कभी आपकी अच्छाई या जो भी आपको सही लगता रहा है वो डगमगाता है, तब तो आपको लगता है कि कहीं ये हमारा डाउनफॉल तो नहीं हो रहा है। और ऐसे में व्यक्ति को लग सकता है कि सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं, पर उससे भी क्या हासिल होगा। उसे ऐसा भी लग सकता है कि वो जिंदगी से ठगा गया है, कुछ समझ में नहीं आता। कृपया समाधान करें। देखिए, परिवर्तन आता है तो निश्चित ही अपने साथ बहुत बदलाव लाता है। शरीर मन के तल पर, परिवेश के तल पर, चारों तरफ बहुत सारे बदलाव होते हैं। और जो खोजी है, सीकर है, उसका एक ही उद्देश्य है कि वो सत्य की तलाश में, सत्य की ओर है। इसीलिए हम कहते भी हैं कि सत्य की खोज में। और सत्य क्या है? सत्य वही है जो जीवन की वास्तविकता है। जो कुछ भी आरोपित है, प्रोजेक्टेड है, ऊपर से डाला गया है, गायब हो सकता है। अच्छाई और बुराई भी एक किस्म की मान्यताएं हैं, बिलीफ हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ों में हम यकीन करते हैं जिससे हम अच्छा या बुरा अपने को समझते हैं या दूसरों को समझते हैं। लेकिन जब अंतर्दृष्टि आती, हमारे अंदर कोई समझ आती है, तो वो सारी मान्यताएं भी हमारी छिन्न भिन्न हो सकती हैं। ऐसे में फिर नए ढंग से नई चीज़ें पैदा होती हैं जो कि ज़्यादा सटीक और वास्तविक होती हैं। उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। पूछा है कि जब बहुत बदलाव आता है तो ऐसा लगता है कभी कभी कि सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं। तो छोड़ छाड़ कर बैठने के लिए कोई डिजाइन नहीं है। अगर बैठना होगा किसी के प्रोग्राम में तो वो बैठेगा, अन्यथा जो कुछ भी उसके माध्यम से होना है वो होगा, घटेगा, वो उसके प्रोग्राम का हिस्सा है। और जो प्रश्न में बात है कि जब इतना उठापटक का सब वातावरण बन जाता है, इतनी उथल पुथल हो जाती है, तो कभी लगता है क्या जिंदगी से व्यक्ति ठगा गया है। जिंदगी कभी किसी को ठगती नहीं, हम ही अपने आप को ठगते हैं अपने विश्वासों, मतों, मान्यताओं के कारण। जिंदगी तो हमेशा सहयोग देती है, सपोर्ट करती है, और जिंदगी हमेशा हमको वास्तविक के धरातल पर लाना सिखाती है और जीना सिखाती है। वही है, वही जीवन है कि हम वास्तविक के साथ लयबद्ध होकर जिएं। ठगा हुआ व्यक्ति कम महसूस करता है कि अचानक उसकी कोई जानी पहचानी दुनिया या मान्यता छिन्न भिन्न हो जाए। मान लीजिए हम किसी चीज़ में यकीन करते रहे थे, पूरी ज़िंदगी हमने उसमें यकीन किया, और अचानक हमको पता चले कि वो सब कुछ तो व्यर्थ था, गलत था, उसमें तो कोई औचित्य नहीं था। तो ये ज़िंदगी ने नहीं ठगा, ज़िंदगी तो अपनी जगह थी ही जैसी थी, वो आपकी एक मान्यता गई। व्यक्ति के ऊपर धर्मों ने मान्यताएं डाली हैं, समाज ने मान्यताएं डाली हैं, और तमाम किस्म की मान्यताओं में ही व्यक्ति जी रहा है। साधना में जब कोई जाएगा वास्तविक रूप में, तो उसको इस चीज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि साधना या ध्यान या जिसको हम रूपांतरण कहते हैं, वो हमको नया बनाएगा। नए का अर्थ है हमको जीवंत बनाएगा। जैसा है वैसा ही वो हमारे भीतर से प्रकट करेगा।
और तब तकलीफ होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमको लगेगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन वैसा तो हो नहीं रहा। यहां तक कि संबंधों के बारे में भी हमारी एक प्रोग्रामिंग है, मान्यता है। संबंध ये हैं, संबंधों में ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो हमारे उस सीमित मन से निकलें, उस लिमिटेड माइंड से निकलें, और लिमिटेड नॉलेज से भी निकलें, सीमित ज्ञान से भी निकलें। अब कल्पना करिए कि आप ज़्यादा संवेदनशील और सजग हो गए हैं, ज़्यादा अंतर्दृष्टि संपन्न हो गए हैं, जीवन के ज़्यादा नज़दीक चले गए हैं, तो संबंधों में जो व्यर्थ है वो भी आपको दिखाई देगा। संबंधों में जो ऊपर से आरोपित रंग रोगन है वो भी आपको दिखाई देगा, और अचानक आपको लगेगा ये सब क्या है, इसमें सचमुच में कोई महत्व है या बस एक ये खेल चल रहा है। अब खेल मानने में बड़ी परेशानी होती, लगता है कि क्या खेल, संबंध खेल हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि हाँ बिल्कुल खेल हैं संबंध, हमने खेल खेलना चुना है, बस इतनी बात है। आमतौर से व्यक्ति चुनता भी नहीं है, वो उसमें उलझ कर रह जाता है। और संबंधों के खेल में देखिए क्या सबसे अजीब चीज है कि इमेजेस, छवियां एक दूसरे से रिलेट करती हैं। वास्तविकता और वास्तविक इंसान तो किसी के संपर्क में ही नहीं आता, क्योंकि अभी तो हमको भी नहीं पता, दूसरे को भी नहीं पता, तो इमेजेस की टकराहट है। अब अगर किसी के अंदर से अचानक ये अवेकनिंग आ जाए और ये दिखने लगे कि ये सब कितना प्रोजेक्शन था, हम तो रियलिटी में ऐसे थे नहीं, ना वैसा कोई दूसरा रियलिटी में है, तो अचानक संबंध एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। जाना पहचाना ढंग जाएगा, समझदार लोग होंगे तो उसके साथ अच्छा सामंजस्य बिठाएंगे। अगर मैं ये मानूं कि सीकर बहुत ही संतुलित है और संबंध में जिसमें है वो लोग भी संतुलित हैं, तो नया सामंजस्य बैठेगा और वो और खूबसूरत होगा। अदरवाइज एकदम से कोई चीज़ बदल जाएगी, आपका इंटरेस्ट बदल गया, आपका रस बदल गया, आपका परसेप्शन बदल गया, आपका देखने का नज़रिया बदल गया, और दूसरे का मान लीजिए नहीं बदला, टकराहट शुरू हो जाएगी। लगेगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो ज़्यादातर तो अच्छा वही होता है कि दोनों आंख पर पट्टी बांधकर चल रहे हों, या जो भी लोग हों, ये संबंधों का उदाहरण दे रहा हूँ, तो खुश रहेंगे। अब एक आंख पर पट्टी बांध के चल रहा और एक की आंख खुल गई हो, अब आप दूसरे की पट्टी तो खोल नहीं सकते, क्योंकि जो जिंदगी में पट्टियां बनती हैं वो ऐसी नहीं होती कि गांठ से खोल दीजिए, वो तो उसकी समझ से ही खुलेंगी, तो बड़ी अजीब स्थिति बन जाएगी। अब आप करें क्या? तो मेरा सुझाव होता है कि थोड़ा और प्लेफुल होइए, आप अपने हिसाब से चलिए और दूसरे को मान लीजिए कि वो उसी हिसाब से चल पा रहा है। इसी तरह से धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक इंसान के बिलीफ सिस्टम हैं, वो सब एकदम से चकनाचूर होते हैं। क्योंकि अगर वो अभी साधना के नाम पर ही इतने इल्यूजन से घिरा था कि साधना का मतलब ये होगा, साधना का मतलब वो होगा, और अचानक उसको लगता है कि ये सब तो कुछ भी नहीं है, ठगा हुआ सा लगेगा। जैसे तमाम गुरुओं के पास भी कई बार लोग जाते हैं और अचानक उनके अंदर अवेकनिंग आनी शुरू हो, तो वो ठगा हुआ सा महसूस करते हैं कि मैं यहाँ क्या कर रहा था, मैं ये सब किस जाल में उलझा हुआ था, ये सब मुझे किस तरह से चलाया जा रहा था। लेकिन मेरी दृष्टि में यह है कि ठगा कोई नहीं गया है, व्यक्ति अपनी समझ के हिसाब से चल रहा था, आप अपनी समझ के हिसाब से चल रहे थे। परिवर्तन में रास्ते कभी कभी अलग हो जाते हैं, तो उतना साहस भी होना चाहिए कि जब रास्ते अलग हों तो आप उन पे चलने का साहस करें। बॉडी माइंड की भी जो बात पूछी है वो भी रोचक है, क्योंकि बॉडी माइंड यानी शरीर मन, इसके प्रति भी हमने बहुत सी मान्यताएं मान रखी हैं। अजीब से हालात में हम लोग जी रहे हैं कि हम वास्तविकता में ना जीकर मान्यताओं के एक पुलिंदे में जीते हैं, जैसे एक मान्यताओं की पोटली है, बस उसी में जी रहे हैं। तो शरीर और मन को लेकर भी हमारी बहुत सोच बदलती है, समझ बदलती है, उसके प्रति हमारा हैंडल करने का तरीका बदलता है। किसी किसी को तकलीफ दे सकता है,
किसी किसी के लिए खुशी का विषय हो सकता है। अगर पकड़ थोड़ी ढीली रखेंगे तो बहुत खुशी होगी, पकड़ ज़्यादा होगी तो अचानक तकलीफ़ें भी हो सकती हैं। क्योंकि अगर देखिए शरीर अपने किस्म के बेहतर स्वास्थ्य में जा रहा हो और हमने स्वास्थ्य का एक पैमाना मान रखा है, डेफिनेशन मान रखी है, तो एक पैमाने से दूसरे पैमाने में शिफ्ट होने में तकलीफ हो सकती है और कई बार शरीर सचमुच के फिजियोलॉजिकल पेन और डिस्कम्फर्ट से भी गुजर सकता है, शारीरिक कष्ट से भी गुजर सकता है। वही मन के ढांचे के साथ भी है कि हम एक किस्म के मन के ढांचे के साथ रहते रहें, अचानक ढांचा हमारा बदले तो बीच का जो ट्रांजिशन का फेज होगा वो परेशान कर सकता है। और भारत में मैं समझता हूँ कि जो कई प्रयोग किए गए, जैसे आश्रमों के प्रयोग किए गए, अब आश्रमों के नाम पर दुकानें खुल गई, वो एक अलग बात है। ज़्यादातर आश्रम तो दुकानों में बदल के रह गए हैं क्योंकि लोग समझदारी से दूर होते गए, लेकिन वो प्रयोग खूबसूरत, आज भी मुझे लगता है कि वो प्रयोग बहुत खूबसूरत है। क्योंकि जब लोग बदल रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होते हैं, तो अगर उनके आसपास समझदार लोग हैं, अंतर्दृष्टि से भरे हुए लोग हैं, जो गुजर चुके हैं उस परिवर्तन से या गुजर रहे हैं, जो जानते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा उसमें वाइज हो चुके हैं, तो गाइडेंस भी मिलता है, भरोसा भी आता है और व्यक्ति ठीक ठीक चलता रहता है। अगर हमारे आसपास उस समझ वाले लोग ना हों तो परेशानी ज़्यादा हो सकती है, तब तकलीफ और टूट फूट भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए भारत में हमने आश्रमों का प्रयोग किया था। परिवारों में भी अगर हम ये समझ, अंडरस्टैंडिंग शुरू से डालकर चलें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन परिवारों में भी हम बाकी हर चीज़ के लिए गुंजाइश रखते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखते। रूपांतरण के लिए, यानी जीवन में कोई बदलाव आए, उसके लिए हम कोई गुंजाइश नहीं रखते। हमारे परिवार एक रूटीनी वे में हमको ले जाने के लिए, क्योंकि परिवार के बारे में हमारा कंसेप्ट है कि यही है परिवार, ऐसे ही होता है, ऐसे ही सुबह होती है, ऐसे ही दोपहर होती है, ऐसे ही शाम होती है, सब ऐसे ही चलता है। दूसरा हमसे कैसे व्यवहार करता है, बस हमारे लिए इतना ही मायने रखता है परिवार में। और हम किसी न किसी रूप में, चाहे हमारे इरादे कितने भी नेक क्यों ना हो, हम दूसरे के शोषण में ही लगे रहते हैं। इसीलिए परिवारों को मैंने हमेशा कहा है कि वो वे ऑफ म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन है। अब व्यवस्था ऐसी है, इकोनॉमिक्स ऐसी है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर थोड़ी अवेकनिंग बढ़े तो हम इंडिविजुअल स्पेस भी पैदा करेंगे और लोगों के इवोल्यूशन पर भी ध्यान देंगे कि लोग बदल भी सकते हैं। यानी वो हमारे ही ढंग से हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। हम लोग साथ चले, हमको कुछ अच्छा लगा एक दूसरे के साथ, लेकिन कभी अचानक किसी के अंदर कितना भी और कैसा भी बदलाव आ सकता है, इसको तो हमको डिस्कस करना चाहिए। कभी कभी बैठकर इसकी बात कर लेनी चाहिए। हो सकता है बदलाव, अचानक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। मान लीजिए हम उन अटैचमेंट से बाहर हो जाएं, हमें कुछ और चीज़ें समझ में आएँ, हमारी समझ में और गहराई पैदा हो, तो क्या करेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे। आपको इन चीज़ों में रुचि है, मुझे नहीं रह गई अब, या मेरे इंटरेस्ट ही बदल गए। तो परिवारों में हमारा प्रेशर होता है, हमारे इंटरेस्ट कॉमन हो, हमारी हर चीज़ कॉमन हो, एक ही बात पर हम हंसें, एक ही बात पर रोएं, एक ही जगह बैठें, एक ही जगह उठें। अब ऐसा तो पॉसिबल है, जिंदा लोग साथ में रहेंगे तो अपने, उनके जिंदा लोगों के तो अपने ढंग हो सकते हैं, लेकिन हम इसकी बात ही नहीं करते, परिवार में कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होता है, लोग रोबोटिक होने लगते हैं, मैकेनिकल। जो तकलीफ की बात पूछी, तकलीफ वहीं पर ज़्यादा होती है कि ढांचा तो मैकेनिकल हो गया है और अचानक कोई अलाइव ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए तो टूट फूट जैसा लगता है। लेकिन अगर हम सचमुच में प्रेम में हैं और संवेदना में हैं और एक दूसरे को इस तरह से हम देखने और समझने की तैयारी कर चुके हैं, तो हम फिर समझ पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे, सपोर्ट भी मिलेगा एक दूसरे को। अब
क्या हम किसी परिवार में कल्पना कर सकते हैं किसी के अंदर मान लीजिए साइलेंस घटे, जो कि कभी कभी घटता है। आप ध्यान में जा रहे हैं, अचानक आप साइलेंस में, आपका ज़्यादा ना बात करने का मन है, आप काम सब कर रहे हैं क्योंकि फंक्शनिंग में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ी देर आप शांति में छोड़ दिए जाएं, परिवार आपको नहीं छोड़ेगा, आपको शांति से बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को तो ये भी लगेगा शायद इसको कोई प्रॉब्लम हो गई है। साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं या आपको एंटरटेन करने की कोशिश करी जाएगी, किस बात पे खुश किया जाए, नाराज़गी है, कोई क्या है, क्योंकि ये रूटीन में नहीं है, लगता है कि ये कुछ नई चीज़ आ गई है। तो परिवारों में इस सुझाव मेरा, नई चीज़ों के लिए जगह रखें, बहुत कुछ नया हो सकता है। और अगर हम छोड़ दें किसी को, कभी कभी तो घंटे की ज़रूरत होती है, कभी 1 आध दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो उसके अंदर एक सेटलमेंट हो जाएगा। उस सेटलमेंट से वो निकलेगा तो और बेहतर होके निकलेगा और अच्छा होके निकलेगा। इसी के साथ एक दूसरी बात है, उसको भी मैं बताऊं जो प्रश्न में पूछी गई है। आज हमारा देखिए जो मेडिकल वर्ल्ड है वो भी उस पर चिंतन मनन करने लगा है। बीमारी भी होती है घर में, आप प्रिकॉशन पूरा रखिए, क्योंकि कभी भी कोई भी सीरियस बीमारी हो सकती है, तो आप डायग्नोसिस करिए, प्रिकॉशन करिए, वो सब अपनी जगह, वो एहतियात यानी अवेयरनेस अपनी जगह पर है, लेकिन बीमारी को भी बहुत हाइप मत करिए, उसको शांति से स्वीकार कर लीजिए। कभी कभी 1-2 दिन बीमार पड़ जाना ही किसी का ठीक होता है, उसके बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, लेकिन हम उसको भी बर्दाश्त नहीं करते, उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने में लगना है। अपने आप को भी, हमारे शरीर का जैसे कभी कभी गियर चेंज हो रहा है, एक व्हीकल है उसका गियर बदल रहा है, कभी आप लेथार्जिक हो सकते हैं, थके हुए हो सकते हैं, ड्रेन आउट हो सकते हैं, कभी ज़्यादा एनर्जाइज्ड हो सकते हैं। अब ये बॉडी के प्रति अपना अलग परसेप्शन है। हम बॉडी को एक ही ढांचे में क्यों देखते हैं? रोबोट तो है नहीं, मशीन तो है नहीं कि वो एक ही जैसी चलेगी हमेशा। तो अगर शरीर भी कभी कोई बड़ा बदलाव ले रहा हो तो उसको स्पेस चाहिए होता है, थोड़ा वक्त चाहिए होता है। तो घर परिवार में मेरा सुझाव रहता है कि ख्याल करें एक दूसरे का, लेकिन किनारे किनारे से, ज़्यादा उसको हाइप ना दें, ना किसी की तबीयत का हालचाल पूछें। अब ये बात थोड़ी लोगों को एंटी सोशल लगती है, क्योंकि पूछने के हम इतने आदी हो गए हैं कि दिन में 20 बार कोई पूछ ले तो बड़ी खुशी मिलती है। कुछ लोग तो बीमारी इसलिए पड़ते हैं कि पूछे कोई। अगर पूछने की बीमारी किसी को लग जाती है तो अब यकीन मानिए आए दिन बीमार होने लगता है। वो लगता है कोई पूछता ही नहीं, बीमार होते हैं तो पूछते हैं। मेरा सजेशन है बीमार हो तो कुछ मत पूछिए, चलने दीजिए रूटीनी वे में, फिर बॉडी एडजस्ट हो जाएगी, फिर बॉडी और स्ट्रांग होगी, वो अपने म्यूटेशन से, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी। इसी तरह से, ये तो एक उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसे तमामों बदलाव हो सकते हैं शरीर, मन के, विचारों के, उन सबको हमें जगह देनी चाहिए, स्पेस देना चाहिए। और अगर हम ऐसे परिवार निर्मित कर सकें जहाँ हमें स्पेस दिया जा सके, तो आश्रमों की फिर कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। आश्रमों का इन्वेंशन किया ही इसलिए गया था कि स्पेस दिया जा सके, तो कोई ठगा हुआ फिर महसूस नहीं करेगा। ये सब बातें हैं। आप जैसे विचार के तल के एक उदाहरण आखिरी बात करें, हमारे अंदर तमाम डाउट्स हो सकते हैं, हमारे अंदर तमाम प्रश्न खड़े हो सकते हैं, लेकिन हम उनको भी रख नहीं सकते किसी के सामने, हम उनको सप्रेस कर लेते हैं। हमको लगता है ये उचित नहीं। अब अगर कोई धार्मिक व्यक्ति है तो और भी नहीं पूछ सकता, धर्मों के पास तो हर चीज़ का सेट आंसर है, आंसर उसको भी पहले से पता होता है कि हम पूछेंगे तो यही उत्तर दिया जाएगा और हम ही गलत होंगे। लेकिन हमको मान लीजिए पैदा होने लगा है किसी बात में संशय, तो विचार को स्पेस मिलना चाहिए। कई बार विचार भी अपनी उथल पुथल से गुजर कर नए ज़्यादा पावरफुल क्रिएटिव थॉट में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन अगर किसी के विचार भी बिल्कुल एक सिस्टमेटिक पटरी पर चलते जा रहे हैं, तो उसके विचारों में भी कोई गियर चेंज नहीं होगा। तो ये बदलाव जो है ये ज़रूरी है और हमको ट्रेनिंग देनी है स्पेस की। अब अगर परिवार में ना मिले तो कम से कम इंडिविजुअली हमको इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ऐसा होता है और हमको उसे स्वीकार करना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए।
जिंदगी हमेशा कोऑपरेट करती है, क्योंकि वो हमेशा अच्छे की तरफ जा रही है, वो अपने इवोल्यूशन परफेक्शन की तरफ जा रही है, उसका अपना ढंग है। यहाँ एक कार्बन का जो फॉर्म है ज़मीन में जाता है तो वो भी हीरे की तरफ, डायमंड की तरफ बढ़ने लगता है। डायमंड जो है वो कार्बन का इवोल्यूशन है, उसका अलग ढंग से क्रिस्टलाइज हो जाना। तो चट्टानें भी, इसीलिए जितने भी आप पत्थर देखेंगे, कुछ अच्छे हैं कुछ कम अच्छे हैं, सब बदल रहा है, सब ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। नेचर में सब इवोल्यूशन की तरफ जा रहा है, कुछ भी यहाँ स्टैटिक नहीं है, रुका हुआ नहीं है। तो जिंदगी तो हमेशा उधर ही ले जा रही है, हमको भी ऐसे ही ले जा रही है। तो हमको बस यही मान के चलना है कि पुरानी चीज़ें जब जाती हैं तो जाने जैसी होती हैं, इसीलिए जाती हैं, अदरवाइज वो क्यों कर जाती, उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप नया कपड़ा लेकर आएंगे तो पुराना जाएगा, पुराने से बहुत मोहब्बत बनाएंगे तो उसको जाने देने में तकलीफ होगी तो नया भी नहीं आएगा, और अगर तकलीफ होगी तो नए का आप आनंद भी नहीं ले पाएंगे, एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। आपने नया पहना लेकिन पुराना गया, इसका दुख ज़्यादा था, तो कई लोग बड़े दुखी रहते हैं। इसी तरह से सारा बदलाव घटता है। तो पुराने के प्रति थोड़ा मोह कम करने की जरूरत है, किसी भी लेवल पर हो, किसी भी लेवल पर।